हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नर्सिंग विजन। आज हम एमसीक्यू डिस्कस करने जा रहे हैं। चलो हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू फर्स्ट। एमसीक्यू फर्स्ट देखो, फर्स्ट एमसीक्यू जो है ये बोल रहा है कि ए वुमेन जो है, एक वुमेन है विद 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी जो है उसको प्रेजेंट है विद द वेजाइनल ब्लीडिंग और लोअर एब्डोमिनल पेन है ऑन यूएसजी। देयर इज द नो फीटल कार्डिक एक्टिविटी एंड सर्वाइक्स इज ओपन। ठीक है, विद पार्शियल एक्सपर्शन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, व्हाट इज द डायग्नोसिस? व्हाट इज द डायग्नोसिस? क्वेश्चन ये बता रहा है कि एक मदर है, एक प्रेग्नेंट मदर है, वो 12 वीक ऑफ जेस्टेशन पे है, उसको जो यूएसजी करवाई है तो वहां पे उसको कार्डिक एक्टिविटी नहीं आ रही है, ऊपर से उसको एब्डोमिनल पेन है, ऊपर से उसको ब्लीडिंग हो रही है और उसको हाफ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन अंदर है, हाफ बाहर निकला है। आप डायग्नोज करो इन चार ऑप्शनों में से कौन सा वाला है, कौन सा वाला एबॉर्शन है। ये थ्रेटनेड एबॉर्शन है, ये मिस्ड एबॉर्शन है, या ये इनएविटेबल एबॉर्शन है, या इनकम्प्लीट एबॉर्शन है। देखो बेटा, मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था एबॉर्शन, जैसे कि मैंने पढ़ाया था एफएमपीएसडब्ल्यू वालों को, एमएमपीएसडब्ल्यू वालों को कि एबॉर्शन क्या होता है। ये एक एक्सपल्शन होता है, बेबी को एक्सपल्शन हो जाना, बेबी को बाहर निकलना। ठीक है, जब बेबी बाहर निकलता है विदाउट बिफोर द वायबल पीरियड ऑफ बिफोर द वायबल पीरियड, उसको हम बोलते हैं दैट इज अ एबॉर्शन। जो एबॉर्शन है, अगर 20 वीक से पहले ही बेबी एक्सपेल होगा इनटू द एक्सटर्नल वर्ल्ड तो हम उसको बोलते हैं एबॉर्शन। मैंने बोला था एबॉर्शन के मेन दो टॉपिक, ये सब टॉपिक्स है, स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन एज वेल एज इंड्यूस्ड एबॉर्शन। स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन जो है, मैंने उसको उसमें आपको ऑप्शंस ये टाइप्स बोले थे, थ्रेटनेड एबॉर्शन है, इनकम्प्लीट एबॉर्शन है, कंप्लीट एबॉर्शन है, मिस्ड एबॉर्शन है, सेप्टिक एबॉर्शन है, रिकरेंट एबॉर्शंस है। ठीक है, ये है टाइप्स ऑफ एबॉर्शन इन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, अब है इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड में मैंने आपको बोला था, पढ़ाया भी है, इंड्यूस्ड में आता है एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जो हम करते हैं आफ्टर 24 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, वो हम यहां से ही करते हैं जब मदर या फीटस में कुछ एबनॉर्मलिटीज होगी, तब हम उस टाइम हम बोलते हैं आप इसको इंड्यूस एबॉर्ट करो। ठीक है, इसको इंड्यूस करो एबॉर्शन। ठीक है, अब मैंने ये जो क्राइटेरिया बोला 12 वीक्स पे है, अब मैंने आपको पढ़ाया था सर्वाइकस ऑस भी ओपन है, ब्लीडिंग भी हो रही है, फीटस की जो कार्डिक एक्टिविटी वो एब्सेंट है, तो कौन सा वाला एबॉर्शन होगा? इसका ऑप्शन है फोर्थ वन, दैट इज इनकम्प्लीट एबॉर्शन, क्योंकि आधा बाहर निकला है, आधा अंदर रह गया है, दैट इज द इनकम्प्लीट एबॉर्शन। ऊपर से ऑस ओपन है, ऊपर से ब्लीडिंग भी है। ठीक है, आई बात समझ में? फर्स्ट क्वेश्चन। अब है सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है दैट इज व्हाइल केयरिंग फॉर 24-year-old primary gravida, a client scheduled for emergency surgery because of probable ectopic pregnancy, the nurse should। देखो क्वेश्चन जो है, यहाँ पे एक प्राइमरी ग्राविडा आई है। क्या आई है? आप क्वेश्चन देख रहे हैं कि यहाँ पे एक प्राइमरी ग्राविडा मीन्स जो मदर फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है, उसको यहाँ पे बोला है इसको इमरजेंसी सर्जरी करो। क्यों इसको ये सस्पेक्टेड है कि इसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। एज ए नर्स आप क्या कर सकते हो? वहां पे ऑप्शंस आप देख सकते हैं, ए, बी, सी एंड डी। फर्स्ट ऑप्शन जो है दैट इज प्रिपेयर टू विटनेस ऑन इन्फॉर्मेड कंसेंट टू सर्जरी, आप ये वाला काम करोगे। सेकंड ऑप्शन है एसेस फॉर क्लाइंट फॉर मैसिव एक्सटर्नल ब्लीडिंग की ओर देखोगे। थर्ड ऑप्शन जो है एक्सप्लेन द फैलोपियन ट्यूब कैन बी सॉल्व्ड। फोर्थ वन दैट इज मॉनिटर द क्लाइंट यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन। कॉमन सेंस की बात है, जब एक मदर आएगी हॉस्पिटल में, वहां पे आप होंगे एज ए नर्स, तो जब उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी सस्पेक्ट की होगी और डॉक्टर ने रिकमेंड किया होगा कि इसको इमरजेंसी सर्जरी कराओ। ठीक है, इसको इमरजेंसी सर्जरी है, तो आपका काम क्या है? आप उसको देखोगे यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन से, नो नॉट एट ऑल। आप क्वेश्चंस को यूज करो एलिमिनेशन मेथड।
मेथड। जो आंसर नहीं उनको पहले इलिमिनेट करो, फिर 2 क्वेश्चंस में अगर 50-50 लग रहा है, जो पहला वाला क्वेश्चन है, जो पहला आंसर है, जो आपको पहले इंट्यूशन आता है कि मुझे लगता है ये वाला आंसर है, दैट आंसर इज मतलब मोस्ट प्रोबेबली वही आंसर होता है करेक्ट, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड फर्स्ट, जो लास्ट ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन बोल रहा है कि मॉनिटर ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस। आपको क्या करना है कॉन्ट्रैक्शंस के साथ, इसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी मींस जब इम्प्लांटेशन होगी आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी, जो फॉर एग्जांपल एक्टोपिक प्रेगनेंसी मैंने बोला कि इम्प्लांटेशन होती है यूट्रस में, लेकिन जब इम्प्लांटेशन होती है फैलोपियन ट्यूब में पार्ट्स होते हैं, एम्प्यूला, स्थमस, इन्फेंडिबुलम, ठीक है। लेकिन जब फैलोपियन ट्यूब, मेन जो पार्ट है फैलोपियन ट्यूब, जब इसमें प्रेगनेंसी होगी, क्या होगी, इम्प्लांटेशन होगी। जब इम्प्लांटेशन होगी फैलोपियन ट्यूब में, मेनली एम्प्यूला में, तो उसको हम बोलते हैं दैट इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है, इसमें एक ट्रायड आता है, फर्स्ट वन, ये इस वाली मदर में एमेनोरिया होता है। क्या होता है, एमेनोरिया। सेकंड वन, इसको यूट्रीन ब्लीडिंग होती है, ठीक है। तीसरा दैट इज एब्डोमिनल पेन। ये 3 जो है साइंस एंड सिम्टम्स, ये हमें रिकमेंड करती है दैट मदर इज सफरिंग फ्रॉम एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इसको एमेनोरिया है, इसको ब्लीडिंग भी है, और इसको यहां से एब्डोमिनल पेन भी है। तो मैंने बोला जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है वो मेनली किस वाले में होता है, फैलोपियन ट्यूब में ज्यादा ये पाया जाता है। मोस्ट कॉमन जो ये है साइट दैट इज द फैलोपियन ट्यूब, उसमें भी एम्प्यूला पार्ट, ठीक है। अब है आंसर, मैंने बोला लास्ट ऑप्शन जो है दैट इज यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शंस की ओर हम नहीं देखेंगे। थर्ड वन है एक्सप्लेन द फैलोपियन ट्यूब हैज बीन सैलाइव्ड। हम बोल सकते हैं कि फैलोपियन ट्यूब की वजह से डिस्ट्रक्शन या ओबस्ट्रक्शन नहीं, हमें उसके साथ कुछ नहीं है। हम यहाँ पे एज ए नर्स है, एसेस द क्लाइंट फॉर मैसिव एक्सटर्नल ब्लीडिंग, हमें उसको ब्लीडिंग की ओर भी देखना है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी उसको तो सर्जरी की और लिया गया है। डॉक्टर ने इसको रिकमेंड किया है जल्दी इसको इमरजेंसी सर्जरी कराओ। हम उस टाइम वहां पे एज ए नर्स काम कर सकते हैं, इन्फॉर्मेड कंसेंट। आंसर जो है फर्स्ट वन, दैट्स द करेक्ट ऑप्शन। एसेस, प्रिपेयर टू विटनेस ऑन इन्फॉर्मेड कंसेंट फॉर सर्जरी। हम जो वहां पे विटनेस होगा, हम उसको बोलते हैं आप यहाँ पे सिग्नेचर करो, डॉक्टर ने आपको क्या क्या बोला है आपने वो सुन लिया, आप एग्री हो तो यहाँ पे आप साइन कीजिए, कंसेंट, इन्फॉर्मेड कंसेंट आप लीजिए, तब ये सर्जरी हो सकती है। समझ आया? दूसरा क्वेश्चन क्लियर हुआ अच्छे से? ओके। अब हम देखेंगे तीसरा वाला क्वेश्चन। अब जो तीसरा वाला क्वेश्चन है दैट इज द नर्स इज कैरिंग फ्रॉम G3, T3, PO, AO, a woman who is on one day postpartum following vaginal delivery, which of the following indicates need of further assessment। देखो, एक मदर जो है उसको फर्स्ट डे है पोस्टमार्टम का, उसको डिलीवरी हुई है। किसको? एक मदर है, उसको नॉर्मल वेजिनल डिलीवरी हुई है, उसको तीसरा दिन है। क्या है? तीसरा दिन है। सॉरी, उसको ये है फर्स्ट डे है, कहाँ पे? डिलीवरी रूम में उसको नॉर्मल डिलीवरी हुई है। वुमेन हु इज 1 डे पोस्टमार्टम फॉलोइंग ए वेजिनल डिलीवरी, उसको वेजिनल डिलीवरी हो गई है, उसको नॉर्मल डिलीवरी हो गई है। तो अब उसको क्या करना है? आप देखिए ऑप्शंस में है, अगर यहाँ पे इन चारों में से कौन सी प्रॉब्लम है जिसको हमें फर्दर इवेलुएट करना है, क्विकली हमें क्विक एक्शन लेना है, इन 4 ऑप्शंस में से आपको किसकी ओर ज्यादा ध्यान देना है? फर्स्ट ऑप्शन जो है इंक्रीज्ड एसिडिटी एंड हीमोग्लोबिन, नहीं। यहाँ पे WBC काउंट है 15,000, नहीं। पल्स है 60, टेम्परेचर है 100.8 फ़ारेनहाइट। दिस वन इज द आंसर, राइट आंसर। ऑप्शन 4 जो है इसका ये करेक्ट आंसर है। क्यों है मैम? जब पोस्टमार्टम होता है ना, जो फर्स्ट 24 आवर्स में अगर ये होगा टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा ना, फर्स्ट 24, ठीक है, 24 आवर्स आफ्टर डिलीवरी, तो हम उसको नॉर्मल कंसिडर करते हैं। लेकिन आफ्टर 24 आवर्स अगर 100.4 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होगा तो अब हम उसको बोलते हैं एबनॉर्मल। ये डे फर्स्ट पे है, वुमेन नॉर्मल वेजिनल डिलीवरी हुई है, इसको यहाँ पे टेम्परेचर है 100.8, दैट इज द क्या, इसको हमें क्या करना है? इवेलुएट करना है। अगर इसको 100.8 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है,
क्यों है, हमें इसको इवेलुएट करना है, हमें इसको फाइंड आउट करना है। उसके बाद क्या देखना है, इसको रिस्क ऑफ इन्फेक्शन मत है। कोई बोलता होगा कि मैम WBC आंसर हो सकता है, नहीं, WBC काउंट जो है इसका जो नॉर्मल वैल्यू है वो है 4000 to 11000, दैट इज नॉर्मल वैल्यू। लेकिन जो प्रेग्नेंट मदर होती है आफ्टर डिलीवरी जब होती है उसके अंदर अगर WBC का काउंट कितना हो सकता है 25,000 mm होगा तो हम वो भी कंसिडर्ड नॉर्मल करते हैं। इसलिए इसका आंसर राइट आंसर है दैट इज फोर्थ वन, दैट इज टेम्परेचर 100.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। समझ आया ये भी क्वेश्चन? ठीक है, डन। अब है ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन है a client delivered vaginally 2 hours ago and has 3rd degree lacerations. There is ice pack on her perineum, लेकिन her perineum is slightly edematous and the client is explaining of the pain rating scale 6 to 10. Which nursing intervention must be most appropriate at this time? देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नॉर्मल डिलीवरी हो गई है, 2 आवर्स हो गए हैं, वहां पे जो मदर है उसको 3rd डिग्री लेसरेशन हो गई है, उसके पेरिनियम पे आइस पैक भी डाला है लेकिन वहां पे रेडनेस दिख रही है और वहां पे मदर कंप्लेन करती है पेन, सीवियर पेन 6 to 9 जो रेटिंग स्केल पेन होती है, विजुअल एनालॉग VAP ये स्केल्स होती है, बहुत सारी स्केल्स होती है। तो वहां पे अगर ये विजुअल एनालॉग स्केल पेन होती है या हम वर्बल भी हम उसको बोलते हैं कितनी पेन है तो वो हमें बोलती है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं इस मदर में सीवियर पेन है। क्या है? सीवियर पेन है। 6 to 9 इसकी रेटिंग स्केल है, पेन स्केल है। ऊपर से इसका जो पेरिनियम है वहां पे एडीमा दिख रहा है, रेडनेस दिख रही है, आइस पैक भी है, तब भी इसको पेन लग रहा है। तो आप क्या कर सकते हो? ठीक है, नर्स एज ए नर्स आप क्या काम करोगे? ये देखो ऑप्शंस 4। फर्स्ट वन जो ऑप्शन है दैट इज बिगिन सिटिस बार। अभी तो 2 ही आवर हो गए हैं तो आप इसको सिटिस बार दे सकते हैं। नो मैम। सेकंड ऑप्शन है एडमिनिस्टर पेन मेडिकेशन एज ऑर्डर। तीसरा ऑप्शन जो है इसको एडवाइस करो कि आइस पैक पेरिनियम पे डालो। और जो लास्ट वन दैट इज इनिशिएट करो एनेस्थीसिया सुप्रे। इन चारों में से आपको बेस्ट आंसर कौन लग रहा है? एज ए नर्स आप बोलोगे मैम हम इसको पेन मैनेजमेंट करेंगे, दैट मीन्स सेकंड ऑप्शन इसका बेस्ट आंसर है। दैट मीन्स इसको हमें पेन मैनेजमेंट करना है। मैम क्यों करना है? मैम जब एक मदर की डिलीवरी होती है तो जो फर्स्ट 24 आवर्स होते हैं आफ्टर डिलीवरी उसमें हम आइस पैक यूज कर सकते हैं और आफ्टर 24 आवर्स डिलीवरी हम हीट एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स जो फर्स्ट ऑप्शन सिटिस बार भी नहीं दे सकते हैं, थर्ड वाला ऑप्शन ये भी नहीं दे सकते हैं, एनेस्थीसिया सुप्रे ये भी नहीं दे सकते हैं। अब एक ही बचा दैट इज सेकंड ऑप्शन। समझ आया? कौन सा वाला ऑप्शन बचा? सेकंड ऑप्शन। समझ आया अच्छे से? अब मैंने बोला इसको पेरिनियल टीयर भी हो गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 10 स्टार MCQ, ठीक है, 10 स्टार MCQ है। मैम पेरिनियल टीयर क्या होता है? जब डिलीवरी होती है तो उस टाइम या एपिजियोटॉमी हम देते हैं, डिलीवरी के टाइम क्या होता है उसमें, उस टाइम जब एपिजियोटॉमी देते हैं तो उस टाइम पेरिनियल के जो हमारा पेरिनियम होता है वहां पे टीयर होने के चांसेस हो सकते हैं। उसमें 4 स्टेजेस होते हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज। फर्स्ट स्टेज जो है इसमें वेजाइना का स्किन प्लस म्यूकोजा इन्वॉल्व होता है, वहां पे टेयरिंग होती है। सेकंड में स्किन भी, म्यूकोजा भी और वेजाइनल मसल भी इन्वॉल्व होती है। थर्ड वन जो है इसमें सेकंड प्लस इसमें एनल स्फिंक्टर जो है, इंटरनल एनल स्फिंक्टर भी इन्वॉल्व होता है और एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर इन्वॉल्व होता है। अब जो लास्ट स्टेज है इसमें रेक्टल म्यूकोजा इन्वॉल्व होता है। तो ये है पेरिनियल टीयर के स्टेज। समझ आई बात? अब है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? ए क्लाइंट इज इन द 4th स्टेज ऑफ लेबर। मैंने आपको पढ़ाया है जब मैं FMPSW वालों को पढ़ाती थी, MMPSW वालों को पढ़ाती थी, तो मैंने आपको वहां पे स्टेजेस बोले हैं। हालांकि सबको पता है कि लेबर के 4 स्टेजेस होते हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज। लेकिन 4th स्टेज में इस टाइम ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ए क्लाइंट इज इन 4th स्टेज ऑफ लेबर, विच सेट ऑफ असेसमेंट इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी एट दिस
टाइम देखो मदर की डिलीवरी हो गई है, डिलीवरी के बाद जो पीरियड आता है जिसको हम ऑब्जर्वेशन स्टेज बोलते हैं। आप एक क्वेश्चन फिर से पढ़ो कि मदर ऑब्जर्वेशन स्टेज पे है तो हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या होगी इस टाइम, आपका जो काम है जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे हम करेंगे वो कौन सा है। आप ऑप्शंस देखो, फिर अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस आप आंसर बोलोगे। मैंने पहले ही बोला कि आप एक काम करो, एलिमिनेशन मेथड यूज करो, जो क्वेश्चंस नहीं, जो आंसर्स नहीं लग रहे हैं उनको पहले ही आप एलिमिनेट करो, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आंसर जो है, फर्स्ट ऑप्शन जो है दैट इज असेसमेंट ऑफ द एबिलिटी टू पुश विद कॉन्ट्रैक्शंस, हाइड्रेशन एंड इमोशनल स्टेबिलिटी। सेकंड ऑप्शन जो है दैट इज असेसमेंट ऑफ मैटरनल वाइटल साइंस, फीटल हार्ट टोन एंड द कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न। थर्ड ऑप्शन जो है असेसमेंट ऑफ द मैटरनल वाइटल साइंस, फंडस, ब्लेडर एंड लोकिया। लास्ट जो ऑप्शन है आप देख रहे हैं स्क्रीन पे दैट इज असेसमेंट ऑफ मैटरनल इमोशनल स्टेटस, इन्फेंट बॉन्डिंग एंड फीडिंग प्रेफरेंसेस। देखो आप कॉमन सेंस लगाओ कि मदर इस टाइम मदर को डिलीवरी हो गई है, अब वो ऑब्जर्वेशन स्टेज पे हैं, तो इस टाइम आपका मेन फोकस किस पे होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कि आप कॉन्ट्रैक्शंस पे करोगे ये असेसमेंट, उसको तो डिलीवरी हो गई है। हाइड्रेशन, इमोशनल और इमोशनल स्टेटस पे ये करोगे नहीं, उस टाइम जो है मेन ऑप्शन जो है दैट इज वाइटल साइंस, ठीक है। हम एसेस करेंगे मैटरनल वाइटल साइंस को, फंडस को ये करेंगे, ये फंडस को एसेस करेंगे, ब्लेडर को एसेस करेंगे और लॉकिया को एसेस करेंगे। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मैम जब ऑब्जर्वेशनल स्टेज पे होती है एक मदर तो वहां पे मेन क्राइटेरिया वाइटल साइंस हम एवरी 15 मिनट्स हम चेक करते हैं, लॉकिया को चेक करते हैं, मतलब पेरिनियल पैड को हम चेक करते हैं, ब्लेडर चेक करते हैं कि मदर ने यूरिन पास आउट किया कि नहीं, अगर नहीं किया तो हम कैटेटराइजेशन करते हैं, और फंडस को हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दैट मीन्स ऑप्शन थर्ड इज द राइट वन आंसर, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद है क्वेश्चन दैट इज ए प्राइमी ग्रेविडा। क्या है? एक प्राइमी ग्रेविडा क्लाइंट है, यहां पे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे क्वेश्चन। ए प्राइमी ग्रेविडा क्लाइंट डिलीवर्ड वेजाइनली 2 hours ago with the no complications. As the nurse plans care for this postpartum client, which postpartum goal should have been the highest priority? देखो क्वेश्चन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो पहले ही आपको देखना है ये प्राइमी है कि मल्टी है, मतलब ये किसके बारे में बोल रहा है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है दैट इज प्राइमी ग्रेविडा। मैंने पहले ही बोला प्राइमी ग्रेविडा मीन्स जो मदर फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होती है उसको हम बोलते हैं प्राइमी ग्रेविडा। क्वेश्चन बता रहा है कि एक प्राइमी ग्रेविडा है, उसको नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हुई है, 2 घंटे हुए हैं, उसको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप एज ए नर्स हो वहां पे, एज ऑफ ड्यूटी हो, एज ए नर्स ऑफ ड्यूटी वहां पे काम कर रहे हो, ड्यूटी पे हो, तो आपका काम क्या है उस टाइम, उस मदर को आप क्या बोल सकते हैं। आप ऑप्शन देखिए, फर्स्ट वन ऑप्शन जो है दैट इज बाय डिस्चार्जिंग द फैमिली विद बॉन्ड विद द न्यूनेट। नहीं, आपको फर्स्ट प्रायोरिटी ये नहीं है। दूसरा, द क्लाइंट विद डिमोन्स्ट्रेट सेल्फ केयर एंड इन्फेंट केयर बाय द एंड ऑफ द शिफ्ट, ठीक है। तीसरा जो है द क्लाइंट विद स्टेट इंस्ट्रक्शंस फॉर डिस्चार्ज ड्यूरिंग फर्स्ट पोस्टपार्टम डे। फोर्थ वन, बाय द एंड ऑफ द शिफ्ट द क्लाइंट विल डिस्क्राइब ए सेफ होम एनवायरमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो प्रायोरिटी है ये प्राइमी ग्रेविडा है, प्राइमी ग्रेविडा मदर है, तो आप कॉमन सेंस लगाओ। जब फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट मदर होती है तो आपको क्या जरूरत, आप उसको बोलोगे बॉन्डिंग का, फैमिली को भी एनकरेज करना है। ये देखो, या बाय द एंड ऑफ द शिफ्ट द क्लाइंट विल डिस्क्राइब सेफ होम एनवायरमेंट, ये भी हम बोल सकते हैं। क्लाइंट में बी द सेफर इंस्ट्रक्शन फॉर डिस्चार्ज, ये भी हम बोल सकते हैं। एट ड्यूरिंग द फर्स्ट पोस्टमार्टम डे
या हम बोल सकते हैं द क्लाइंट विल डिमॉन्स्ट्रेट सेल्फ केयर एंड इन्फेंट केयर एट द एंड। लेकिन इन चारों ऑप्शंस में से वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन दैट इज द सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन क्यों बेस्ट है? द क्लाइंट विल डिमॉन्स्ट्रेट सेल्फ केयर एंड इन्फेंट केयर बाय द एंड ऑफ द शिफ्ट। क्योंकि ये फर्स्ट टाइम बेचारी प्रेग्नेंट हुई है, इसको हमें बोलना है खुद का आप कैसा केयर करोगे, बेबी का भी कैसा केयर करोगे, ताकि दोनों में फिर प्रॉब्लम नहीं हो जाए। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है, फर्स्ट प्रायोरिटी जो है दैट इज यही कि सेल्फ केयर एंड इन्फेंट केयर आप कैसे करोगे। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन जो है दूसरा क्वेश्चन जो है ए प्राइमी पेरेंट्स क्लाइंट, देखो स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे हैं। A primiparous client who delivered a viable term neonate vaginally 40 hours ago has a midline episiotomy. क्या है? Midline episiotomy and repair of third degree lacerations. When preparing the client for discharge, which of the following assessment would be the most important? देखो क्वेश्चन क्या बता रहा है। क्वेश्चन बता रहा है कि प्राइमी पेरस मतलब फर्स्ट टाइम मदर प्रेग्नेंट हुई है, फर्स्ट टाइम मदर प्रेग्नेंट हुई है, उसने नॉर्मल वेजिनल डिलीवरी से बेबी को डिलीवर किया है, 48 आवर्स उसको हुए हैं, उसको एपिजियोटमी दी है, एमएलई मीडियो लेटरल एपिजियोटमी दी है, और उसको लेकिन थर्ड डिग्री लेसरेशंस हुई है, जो मैंने पहले ही बोला कि पेरिनियल टीयर में मतलब इसको लेसरेशंस हुई है। ठीक है, लेकिन इसको अब डिस्चार्ज करना है तो हमें इसको क्या बोलना है, हमें एसेस क्या करना है। ठीक है, हमें इस वाली मदर में क्या एसेस करना है। ऑप्शंस आप देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है कॉन्स्टिपेशन, सेकंड है डायरिया, तीसरा है एक्सेसिव ब्लीडिंग, फोर्थ वन दैट इज रेक्टल फिस्टुला। देखो मैम आप बोल रहे हैं कि क्वेश्चन बता रहा है एक प्रेग्नेंट मदर है, फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट थी, उसने नॉर्मल डिलीवरी हुई है, इसकी 48 आवर्स हुए हैं, उसको मीडियो लेटरल एपिजियोटमी दी है, तो उसको थर्ड डिग्री लेसरेशंस भी हैं। अब आपको क्या देखना है, इन चारों ऑप्शंस में से आपको कौन सा वाला बेस्ट लग रहा होगा। दैट इज द बेस्ट आंसर दैट इज कॉन्स्टिपेशन। क्यों कॉन्स्टिपेशन? फर्स्ट ऑप्शन ए इसका आंसर आएगा। क्यों आएगा आंसर? क्योंकि अगर इसको ऊपर से काट दिया है, मीडियो लेटरल एपिजियोटमी दी है, ऊपर से थर्ड डिग्री लेसरेशंस है, अगर इसको कॉन्स्टिपेशन होगी तो अगर इसको थोड़ा स्ट्रीनस ये स्टूल पास आउट करने होंगे तो उस टाइम इसको प्रॉब्लम हो जाएगी, वहां से इसके जो स्टिचेस होगी वो भी कट ऑफ हो जाएगी, या लेसरेशन ज्यादा बढ़ जाएंगे तो वहां से ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसलिए हमें कॉन्स्टिपेशन का खास ख्याल रखना है। इस वाली मदर को बोलना है आप एम्बुलेट थोड़ा सा करो और हाई फाइबर डाइट खाओ और टेक ए प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स। ठीक है, समझ आया? मैंने जो बोला जो एपिजियोटमी है, एपिजियोटमी जो यहाँ पे लिखा है मीडियो लेटरल एपिजियोटमी, यू शुड नो अबाउट द वर्ड्स एपिजियोटमी। एपिजियोटमी एक कट होता है सो दैट कि ये जो बर्थ कैनाल है ना वहां से स्पेस ये एक्सटेंड होती है, बेबी विल डिलीवर इजीली। ठीक है, लेकिन मेनली हम देते हैं मीडियो लेटरल एपिजियोटमी हम देते हैं, इसमें ब्लड लॉस ज्यादा होता है लेकिन वहां से लेसरेशन के चांसेस कम रहते हैं। ठीक है, इसलिए हम यही देते हैं। मीडियो है ना रेक्टल फिस्टुला, ये डेवलप हो सकता है आफ्टर 48 आवर्स में। कब होता है डेवलप? आफ्टर 48 आवर्स। ठीक है, तो रेक्टल फिस्टुला इसका आंसर नहीं आएगा, इसलिए इसका आंसर आएगा कॉन्स्टिपेशन को हमें ध्यान रखना है। और रेक्टल फिस्टुला अगर होगा क्वेश्चन में आफ्टर 48 आवर्स हमें क्या करना है, अगर वहां पे होगा रेक्टल फिस्टुला तो हमें उसी को मार्क करना है। ठीक है, अब है तीसरा क्वेश्चन, सॉरी तीसरा, अब और एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये वाला क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। क्वेश्चन ये है कि ड्यूरिंग ए होम विजिट ऑन द 4th postpartum day a primiparous client tells the nurse that she is aware of let down sensation in her breast and asks what causes it. The nurse explains that let down sensation is stimulated by which of the following. क्वेश्चन बोल रहा है कि एक मदर जो है वो 4th डे है पोस्टपार्टम हेमरेज, ये सॉरी पोस्टपार्टम डे, उसका 4th डे पोस्टपार्टम डे है,
तो वहां पे एक मदर जो है वहां पे एक होम विजिट पर गई है नर्स, उसको वो गई है एक घर, वहां पे जो ये मदर है पोस्टमार्टम डे पे, तो ये 4th डे है इसका आफ्टर डिलीवरी। तो वहां पे ये मदर बोलती है इस नर्स को कि मुझे लेट डाउन रिफ्लेक्स हुई है ब्रेस्ट में। तो ये कैसे होता है, लेट डाउन रिफ्लेक्स कैसे होता है? तो आपका आंसर क्या होगा? आप 4 ऑप्शंस देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 ये एड्रेनालिन से होता है, ये एस्ट्रोजन से होता है, ये प्रोलैक्टिन से होता है, या ऑक्सीटोसिन से हो सकता है। आप बोलोगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखोगे लैक्टोजेनेसिस, आप यहां पे देखोगे लैक्टेशन, ठीक है। जो लैक्टेशन है, लैक्टेशन के 4 फेजेस है। क्या है? लैक्टेशन के 4 फेजेस है। फर्स्ट वन दैट इज मेमोजेनेसिस, सेकंड वन दैट इज लैक्टोजेनेसिस, थर्ड वन दैट इज गैलेक्टोकाइनेसिस, फोर्थ वन दैट इज गैलेक्टोपायोसिस, ठीक है। मेमोजेनेसिस जो है ये ब्रेस्ट डेवलपमेंट होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में, इसके साथ हमें कुछ नहीं है। अब है लैक्टोजेनेसिस मींस सिंथेसिस ऑफ द मिल्क सेक्रेशन होती है। कौन करता है? मिल्क सेक्रेशन, ठीक है, दैट इज प्रोलैक्टिन, ठीक है। अब है काइनेसिस मींस इजेक्शन ऑफ मिल्क, कैसे होता है? काइनेसिस मींस मिल्क इजेक्शन, या जिसको हम बोलते हैं लेट डाउन रिफ्लेक्सेस। क्या बोलते हैं? लेट डाउन रिफ्लेक्सेस। ये कौन करवाता है? ऑक्सीटोसिन करवाता है। ऑक्सीटोसिन लेट डाउन ऑफ मिल्क करवाता है, या जिसको हम बोलते हैं इजेक्शन ऑफ मिल्क करवाता है। वो कौन करवाता है? ऑक्सीटोसिन। अब है लास्ट फेज दैट इज द गैलेक्टोपायोसिस फेज। क्या है? गैलेक्टोपायोसिस फेज, इसमें मेंटेनेंस फेज भी बोलते हैं। ये कौन करवाता है? दैट इज प्रोलैक्टिन। कौन करता है? मेंटेनेंस फेज जो है, मिल्क का मेंटेन रखना है, सेक्रेट करना है, उसको प्रोडक्शन करवाना है, दैट इज द हम बोल सकते हैं उसी को मेंटेन करना है। वो कौन करवाता है? दैट इज द प्रोलैक्टिन, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन जो है लेट डाउन सेंसेशन कौन करता है, इसका ऑप्शन है 4th वन दैट इज ऑक्सीटोसिन, ठीक है। कौन करवाता है? ऑक्सीटोसिन। समझ आई बात अच्छे से? अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर जाएंगे। क्वेश्चन जो है आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ड्यूरिंग एक्टिव लेबर, जब एक मदर एक्टिव लेबर में होती है, a woman develops uterine contraction last longer than 90 seconds with minimal relaxation between contractions and fetal bradycardia is noted. What is the most commonly diagnosis? देखो, एक मदर जो है, प्रेग्नेंट मदर जो है, इसको डिलीवरी हो रही है, मतलब वो डिलीवरी स्टेज में है, वो डिलीवरी के एक्टिव स्टेज ऑफ लेबर में है, उसको यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शंस बहुत कम है, मतलब लास्टिंग लॉन्गर देन 90 सेकेंड्स, मतलब जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्शंस हो रही हैं। आप मुझे बताओ कि किसकी रीजन की वजह से यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शंस ज्यादा हो सकते हैं? ऑप्शन फर्स्ट वन है दैट इज प्रेसिपिटेट लेबर की वजह से, या यूट्रीन रप्चर होने की वजह से, या हाइपर यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शंस ड्यू टू ऑक्सीटोसिन ओवरलोड की वजह से, या कॉर्ड प्रोलैप्स होने की वजह से। क्या हो सकता है? उसके 90 लॉन्गर देन द 90 सेकेंड्स इसको यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। अब फर्स्ट वन, जब एक मदर होती है लेबर में, तब हम उसको ऑक्सीटोसिन देते हैं नॉर्मल सैलिन के साथ या आरएल के साथ 40 ml पर ml ड्रॉप रख सकते हैं, या हम दे सकते हैं 60 ml पर आवर। तो इससे क्या होता है जो मदर में स्टेजेस होती हैं, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर जो है उसमें लेटेंट स्टेज होता है, एक्टिव स्टेज होता है, ट्रांजिशनल स्टेज होता है। जो एक्टिव स्टेज होता है, लेटेंट स्टेज, एक्टिव स्टेज और ट्रांजिशन स्टेज। लेटेंट स्टेट में जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं वो 15 to 30 मिनट्स होते हैं, और वो रहते हैं
15 to 30 सेकेंड तक। एक्टिव स्टेज में 3 to 5 मिनट्स के बाद कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, वो कब तक रहते हैं? 45 to 60 सेकेंड्स तक कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। लेकिन ट्रांजिशनल फेज में कॉन्ट्रैक्शंस रहते हैं 2 to 3 मिनट्स में कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। एवरी 2 to 3 मिनट्स कॉन्ट्रैक्शन, जो लास्ट रहते हैं 60 to 90 सेकेंड में। लेकिन जब ग्रेटर देन ये रहेगा ये 90 सेकेंड्स, तो हम बोलते हैं इट इज ड्यू टू द थर्ड वन ऑप्शन, दैट इज द हाइपरटोनिक यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शंस ड्यू टू ऑक्सीटोसिन ओवरलोड। थर्ड ऑप्शन जो है इसका आंसर यही है, उसकी वजह से हाइपरटोनिक कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, हाई कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। ठीक है, थर्ड वन इज द आंसर। समझ आया अच्छे से? ओके, अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? ए क्लाइंट, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ए क्लाइंट विद आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज टेकिंग एन ऑरल आयरन सप्लीमेंट। The nurse should tell the client to take medication with। एक प्रेग्नेंट मदर है, एक क्लाइंट आया है, उसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, तो आप क्या बोल सकते हो क्लाइंट को? आप किसके साथ ये मेडिकेशन लोगे? ऑप्शन है ऑरेंज जूस के साथ लोगे, वाटर के साथ। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो टैबलेट्स उसको दिए हैं, आयरन सप्लीमेंट्स डॉक्टर ने इसको रिकमेंड किए हैं। डॉक्टर क्या बोलेगा इसको या नर्स कि किसके साथ ये आप लोगे आयरन सप्लीमेंट्स? फर्स्ट मैंने बोला ऑरेंज जूस के साथ लोगे, वाटर के साथ लोगे, मिल्क के साथ लोगे, या एप्पल जूस के साथ लोगे। इसका आंसर है ऑरेंज जूस, फर्स्ट वन। इसका आंसर है ऑरेंज जूस, जिसके साथ क्या होगा? विटामिन सी जिसमें ज्यादा होगा, उसी के साथ हम देंगे आयरन सप्लीमेंट्स। मैम फर्स्ट ये जो आयरन डेफिशिएंसी, इसको 10 स्टार एमसीक्यू है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। जो ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो है, इट इज मेन क्या है, क्या हम बोल सकते हैं, मेन टाइप ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया, दैट इज द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो है, इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया। मैम एनीमिया क्या होता है? एनीमिया जो है, जब ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होगी तो उसको हम बोलते हैं एनीमिया। एनीमिया में क्या होता है? एचबी लेवल कम होती है, या हम बोल सकते हैं आरबीसी लेवल कम होती है, हेमोक्रिट वैल्यू कम होता है, तो उसको हम बोलते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन जो है, आयरन हम कहां से खाते हैं? इसके एनिमल सोर्सेज भी होते हैं, प्लांट सोर्सेज भी होते हैं। एनिमल सोर्स से हम क्या मीट अगर हम खाएंगे तो उसमें ये डायरेक्ट हीम के फॉर्म में हमें मिलता है। अगर हम वेजिटेरियन के फॉर्म में, फॉर एग्जाम्पल ग्रीन लीफी वेजिटेबल पालक वालक होती है, उसके साथ उसमें भी आयरन होता है, लेकिन वो इनऑर्गेनिक फॉर्म में होती है। जो ये आयरन है ना, 10% हम ये लेते हैं। क्या 10% इसका एब्जॉर्ब होता है हमारे बॉडी में। जो ये आयरन है, ये एब्जॉर्ब होता है हमारे ड्यूडेनम और जिजिनम में। और अगर ये इसको ट्रांसफर करना होगा वन प्लेस टू अनदर, वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन, तो ये होता है ट्रांसफर एज ए ट्रांसफेरिन। अगर ये एब्जॉर्ब करना होता है तो ये फेरस के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। अगर इसको स्टोरेज करना होता है आयरन को, तो ये स्टोर रहता है हमारी बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ फेरिटिन, इन द फॉर्म ऑफ फेरिटिन। समझ आया? अब है मैम ये फंक्शनल फॉर्म भी होता है इसका, क्या आयरन का फंक्शनल फॉर्म भी होता है। अगर ये ब्लड में होगा आयरन इन द फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन, ये मसल्स में भी होता है इन द फॉर्म ऑफ मायोग्लोबिन, ये सेल्स में भी होता है एज साइटोक्रोमिन। ठीक है, तो ये स्टोर रहता है लिवर में, 2/3 पोर्शन होता है इन द फॉर्म ऑफ फेरिटिन। ठीक है, 1/3 हेमोसिड्रिन। ठीक है, हेमोसिड्रिन इन द लिवर में स्टोर होता है। आपको मैंने ये इतनी डिटेल इसलिए बोली क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हर किसी में आता, हर किसी एग्जाम में आता है। जो मेन टाइप ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आप याद रखोगे, दैट इज द आयरन डेफिशिएंसी, या ऐसे भी बोल सकते हैं माइक्रोसाइटिक एंड हाइपोक्रोमिक, क्या हम इसको बोलते हैं, हम माइक्रोसाइटिक एंड हाइपोक्रोमिक बोल सकते हैं। हम किस वाले बंदे में, किस वाले पेशेंट को हम बोलते हैं आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर कोई पेशेंट कंप्लेन करता होगा कि मुझे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, मुझे डिजिंगनेस हो रही है, मुझे वीकनेस है, मुझे फिटीग है, मुझे टैकिपनिया है, मुझे टैकीकार्डिया है, तो हम बोल सकते हैं इस वाले पेशेंट में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, या स्पून शेप
नेल है, जिसको हम कॉलियोकिया बोलते हैं, क्योंकि इसको आयरन डिफिशिएंसी हुई है। अब जो है, अब इसका मैनेजमेंट यही है, हम इसमें आयरन टैबलेट्स देते हैं। अगर टैबलेट के फॉर्म में दिया तो हम इसको बोलते हैं ऑरेंज जूस के साथ इसको मतलब इनटेक करो, सो दैट इसकी एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगी। अगर लिक्विड फॉर्म में दिया तो हम इसको बोलते हैं आप सिट्रा यूज करो, सो दैट की डिस्कलरेशन ऑफ द टीथ ना हो जाए। अगर इंजेक्टेबल के फॉर्म में आपने आयरन लिया तो वहां से आप क्या करते हैं यूज ज़ेड-ट्रैक मेथड। ज़ेड-ट्रैक इंजेक्शन से आप ज़ेड-ट्रैक मेथड से आप देते हो डीप आयन देते हैं इंजेक्शन, आयरन इंजेक्शन, सो दैट कि इसका लीकेज ना हो जाए, ठीक है, इंजेक्शन का लीकेज ना हो जाए। लेकिन इसके साथ साथ अगर आयरन की टॉक्सिसिटी बढ़ेगी, अब ठीक है, अगर आयरन का ओवरलोड हुआ तो उस टाइम हम क्या एंटीडोट दे सकते हैं, ठीक है, उस टाइम हम एंटीडोट दे सकते हैं, दैट इज डेस्फेरोक्सिन। क्या हम देते हैं? डेस्फेरोक्सिन एज ए कीलेटिंग एजेंट। समझ आया? अच्छे से समझ आया? इन शॉर्ट, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को हमें दूर करना है। समझ आया? अब है दूसरा क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन जो है, क्लाइंट इज एडमिटेड टू द इमरजेंसी रूम फॉलोइंग इंजेक्शन ऑफ बोतल ऑफ मेडिकेशन कंटेनिंग एस्टामिनोफिन। क्वेश्चन जो बोल रहा है द एंटीडोट फॉर एस्टामिनोफिन। एक पेशेंट आया है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पेशेंट आया है हॉस्पिटल में उसने खाया है एस्टामिनोफिन। क्या खाया है? उसने खाया है, बोतल में थे एस्टामिनोफिन, मतलब पैरासिटामोल टैबलेट्स थे, उसने वो सारे खाए थे। तो उसके लिए आप एंटीडोट क्या मतलब दोगे, ठीक है। ऑप्शंस जो है दैट इज एस्टाइलसिस्टीन, ऑप्शन 1, सेकंड वन डेस्फेरोक्सिन, थर्ड वन दैट इज इथिडेट कैल्शियम डाई सोडियम, फोर्थ वन एक्टिवेटेड चारकोल। इन चारों ऑप्शनों में से आपको कौन सा वाला बेस्ट लग रहा है? फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज एस्टाइलसिस्टीन इज द एंटीडोट फॉर एस्टामिनोफिन। जो डेस्फेरोक्सिन अभी मैंने बोला, इट इज द एंटीडोट फॉर आयरन। जो ये है एथिडेट कैल्शियम डाइसोडियम जो है, ये लेड पॉइजनिंग में देते हैं। एक्टिवेटेड चारकोल जो है, ये हम नॉन कोरेजो पॉइजनिंग में देते हैं। समझ आया अच्छे से? अब जो मसला है, मैंने ये जो क्वेश्चंस डिस्कस किए, जो भी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए, थोड़े से ये स्टैंडर्ड क्वेश्चंस थे। तो मैंने आपको इसलिए ये स्टैंडर्ड क्वेश्चंस रखे थे क्योंकि आपको सब कुछ क्लियर होना चाहिए। एसएसबी कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, कहीं से भी क्वेश्चंस डाल सकता है। अब मसला ये है कि एफएमपीएसडब्ल्यू वाले बोल रहे होंगे कि मैम हमें वन लाइनर क्वेश्चंस आते हैं, वो भी मैं कराऊंगी वन लाइनर क्वेश्चंस इंशाल्लाह। कल से मैं स्टार्ट करूंगी बैच, कल से मैं क्लास लूंगी, थ्योरी क्लास लूंगी। जो भी पोस्ट निकले हैं जीएमसी उधमपुर में, जीएमसी हंदवारा में वोकेशनल ट्रेनर के लिए, जेके एसएसबी स्टाफ नर्स के लिए, इनके लिए मैं, या एफएमपीएसडब्ल्यू एमएमपीएसडब्ल्यू वाले फिर से अगर क्लास लेना चाहते हैं तो वो भी जुड़ सकते हैं इस चैनल के साथ, नर्सिंग विजन चैनल के साथ। कल से मैं थ्योरी क्लासेस इंशाल्लाह स्टार्ट करूंगी और उसके साथ साथ फिर एमसीक्यू सीरीज भी लूंगी। और मेरा जो मुद्दा और मकसद यही है, आप इस चैनल को जितना जल्दी सब्सक्राइब करके रखोगे, बेल आइकन को दबा के रखोगे, शेयर करोगे तो वो बेहतर रहेगा। तो मैं भी क्लासेस स्टार्ट करूंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।